नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर सिमडेगा से, जहां पर चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आते हैं। चोरों ने एक निजी टेलीफोन टावर के ऑफिस से 8 लाख रुपए की केबल की चोरी कर ली। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि चोर किस तरह से यहाँ पर पहले केबल के विशाल बंडल का मुआयना करते हैं, फिर 5 की संख्या में पहुंचे जो चोर थे वो केबल के इस बंडल को धकेलते हुए लेकर जा रहे हैं, जो तस्वीरों में साफ नजर आता है। एक जगह गड्ढे में जब बंडल फंस जाती है तो 5 चोर जो हैं उनके पसीने छूट जाते हैं इस बंडल को इस गड्ढे से निकालने के लिए। काफी जोर आजमाइश के बाद आखिरकार चोरों को सफलता मिलती है। बंडल को वो गड्ढे से निकालते हैं और 8 लाख की केबल जो बंडल के तौर पर यहाँ मौजूद थी उसे धकेलते हुए यहाँ से लेकर ये चोर गायब हो जाते हैं। जो उधर से गुजर रहे लोगों पर नजर रखते हुए भी आपको नजर आ रही होंगे इन तस्वीरों में, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला ठेठईटांगड़ थाना क्षेत्र के टुकुपानी स्थित एक निजी कंपनी के टावर ऑफिस का है। निजी टावर कंपनी के कर्मचारी के अनुसार घटना की सूचना ठेठईटांगड़ थाने को दी गई है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है और जल्द ही ये चोर गिरफ्त में होंगे। रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा केबल तार चोरी करने की घटना आई है। इसमें किसी बाहरी गिरोह का हाथ लग रहा है। पुलिस द्वारा कांड दर्ज करके मामले की अनुसंधान की जा रही है। जल्द ही पुलिस द्वारा सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बड़ी खबर रांची से, जहां हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि, जी हां, सीएम हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उन पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इनकम टैक्स को पत्र लिखा है और पंकज मिश्रा की संपत्ति की जांच करने की बात कही है। ईडी ने साहिबगंज एसपी से भी जवाब तलब किया है और कहा है कि पंकज मिश्रा पर अब हुई एफआईआर और चार्जशीट के बारे में भी जानकारी दी जाए। इतना ही नहीं, आईजी से राज्य में पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामलों की भी जानकारी मांगी गई है। पंकज मिश्रा पर बालू और पत्थर के अवैध खनन का आरोप है। तस्करी से करोड़ों रुपए का काला धन जमा करने का आरोप भी पंकज मिश्रा के ऊपर। 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा की है पंकज मिश्रा ने, और मारपीट के लिए उकसाने के साथ साथ मारपीट की साजिश रचने का आरोप भी इनके ऊपर लगा है। तो पंकज मिश्रा पर ईडी के कसते शिकंजे के बीच बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को राजधर्म निभाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सीएम अपने स्तर से इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएं। आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकम टैक्स को पंकज मिश्रा जी की पूरी जो उनकी इनकम की कहां उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है उसकी जानकारी मांगी है, और साहिबगंज के एसपी से जो मामले लंबित हैं उनकी भी जानकारी मांगी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें लगता है राजधर्म निभाना चाहिए, और इनकम टैक्स और ईडी तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले की उन्हें एक उच्च स्तरीय जांच अविलंब करानी चाहिए ताकि वो राजधर्म निभाते दिख सके। पंकज मिश्रा पर बीजेपी के बयान को जेएमएम ने कोरी सियासत करार दिया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पंकज मिश्रा को संगठन का एक मजबूत नेता बताया। लेकिन यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये दर्शाता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के का जो कार्यकाल रहा इधर 1.5 साल वर्षों का कुशल कार्यकाल, कुशल प्रबंधन, उससे कितनी घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा जी हैं, वो तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, संगठन के हैं, बहुत मजबूत संगठन करता है हमारी पार्टी के। उन पर इस तरह का आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह है और कुछ नहीं। और उधर इस पूरे मसले पर हमने पंकज मिश्रा का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस मामले में आला कमान का पक्ष जानने के बाद ही वो अपनी बात करेंगे। गुमला लैंडमाइंस ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए यहां पर लाया गया है। तस्वीरें उस दौरान की जब एयरलिफ्ट कर
जवान को लाया गया रांची और यहां बेहतर इलाज जवान का इस वक्त होता हुआ। आपको बताते चलें कि कोबरा बटालियन का जो जवान है वो डॉग हैंडलर है। लैंडमाइंस की चपेट में ये जवान आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। मरवा के जंगल में धमाका हुआ। नक्सलियों की तरफ से सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने के मकसद से आईईडी को यहां प्लांट किया गया था, जिस दौरान ये हादसा हुआ और ये जवान जख्मी हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। इलाज में इस वक्त ये जवान। रामगढ़ के पुटमदमा में भैरवी जलाशय के डैम में जलस्तर बढ़ने की वजह से कुल्ही भैरवी नदी पर बना पुल डूब गया। लोगों को पार करने के लिए अब पुराने ट्यूब और बांस के नाव बनाकर काम चलाने की व्यवस्था है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। देखिए किस तरीके से जुगाड़ की ये नाव है, जिससे लोग आवाजाही करने को विवश हैं और जुगाड़ की नाव बनाकर प्रति व्यक्ति 20 रुपए पार कराने के लिए लिए जा रहे हैं। बाइक अगर आपको पार करानी है तो 40 रुपए आपको देने होंगे। एक बार में जुगाड़ के नाव से 4 से 5 लोग यहां से पार करते हैं। गढ़वा के कांटी के भंडरिया में नानहू रजवार परिवार के 5 सदस्य अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं। एक सप्ताह के अंदर परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर भी अब तक इस बीमारी से अनजान है। परिवार के बाकी बचे लोगों को इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। सभी के शरीर में अचानक से सूजन की समस्या हुई, जो लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन किस वजह से सूजन आ रही है, क्या बीमारी है, इसे लेकर डॉक्टर अभी तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अब ये तो हो सकता है कि या तो इन लोगों को खाने में कुछ हुआ दिक्कत, या तो फिर कुछ इंसेक्ट बाइट हुआ है। एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ रहा है अभी। एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल पाया है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो मैंने सिविल सर्जन से बात किया था, वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह भेज करके उन लोगों को बुलाया गया था और उनका इलाज चल रहा है। सर आज एक और की मौत हो गई सर। हाँ पता है, पर उस बीमारी का जब तक पता नहीं चल पाएगा तब तक इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो मतलब कि रांची। कोरोना की गाइडलाइन की वजह से इस बार रांची के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन मंदिर परिसर में आज दूसरे दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आज की पूजा दरअसल मौसी बाड़ी में ही करने की परंपरा रही है, लेकिन संक्रमण की वजह से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली गई। लिहाजा भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आकर मंडप में विराजमान है और वहीं उनकी पूजा और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर में गिने चुने श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। रांची के जगन्नाथ मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आज दूसरे दिन की पूजा है। हालांकि कोई रथ मेला या रथ यात्रा जैसी कोई चीज़ यहाँ पर निकाली नहीं जा रही है। भगवान जो है सीधे गर्भगृह से बाहर आए हैं और फिलहाल देवी मंडप में ही 9 दिन तक विराजेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पुजारी जी वास्तव में आज की पूजा में जो कहेंगे क्या खास है। जय जय जगन्नाथ। ऐसे तो अभी जो यहाँ पूजा हो रही है, ये पूजा मौसी बाड़ी में होना चाहिए था। अगर रथ यात्रा हुई होती तो आज भगवान मौसी बाड़ी में रहते और वहाँ पर ही सभी पूजा संपन्न होता। क्योंकि रथ यात्रा नहीं हुआ, इसीलिए भगवान अपने दर्शन मंडप में ही बैठे हुए हैं और यहीं पर ही उनके सारी सेवाएं हो रही है। आज विशेष में ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रतिदिन का पूजा होता है, जो उनका सेवा होता है, प्रतिदिन भोग आरती पूजा ये सभी संपन्न हो रहा है। दर्शनार्थी आ रहे हैं, सबको आशीर्वाद दिया जा रहा है और फिर इसी तरह से 8 बजे भोग लगेगा भगवान का, पट बंद हो जाएगा। अभी दिन भर मंदिर बंद ही रहता है, पुनः शाम 6 बजे खुलेगा, फिर भगवान का भोग आरती होगा, संपन्न होगा। तो सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चुनिंदा लोग ही हैं जो यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ आज भगवान से क्या मांगा आपने। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, आगे भी सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ जो भी प्रॉब्लम से हम लोग झेल रहे हैं वो सबसे बाहर निकल सके। और क्या, यही मांगने आए हैं भगवान से। भगवान से लोग अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं मैडम, भगवान से आपने क्या मांगा? क्या मांगा भगवान से? सुख समृद्धि,
और कोरोना का खतरा खत्म करें। ये बहुत दिक्कत वाला चीज़ है, कोरोना को जल्द से जल्द खत्म करें, यही भगवान से कृपा है। तो कोरोना को जल्द से जल्द खत्म करने की कामना है, भगवान से प्रार्थना कि भगवान घर में सुख शांति तो दीजिए ही, साथ ही संसार में भी सुख शांति हो। अगर स्थिति सामान्य होती तो भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा इस समय मौसी बाड़ी में होते, लेकिन संक्रमण की वजह से कोई रथ यात्रा नहीं निकाली गई है, लिहाजा भगवान गर्भगृह से बाहर आकर देवी मंडप में ही है और यही 9 दिन तक पूजा चलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह के बेको स्थित सोना पहाड़ी मंदिर परिसर का जल्द ही लुक बदलने वाला है। इसे लेकर 98 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सौंदर्यीकरण को लेकर विधायक विनोद कुमार सिंह की पहल पर पर्यटन विभाग ने 98 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। सौंदर्यीकरण के तहत मंदिर कैंपस में मैरिज हॉल, चबूतरा और एक बड़े हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसका शिलान्यास विधायक ने किया। सोना पहाड़ी मंदिर में सुविधा बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं की परेशानी कम होगी। आप जब पहाड़ी चढ़ेंगे तो ऊपर को चढ़ने निर्माण है, लेकिन उसमें कई जगह जो है वो गीले हो जाते हैं, कई जगह कचकच हो जाते हैं, तो वो कुछ बैठने के लिए और कुछ उसमें जो है फाइबर ब्लॉक जो है ऊपर जो है मंदिर का जो ऊपरी सतह है, जो टॉप है, वहां पर भी जो सुंदरीकरण का निर्माण होगा। तो मोटा मोटी आप जाने गढ़वा शहर के लोग कई सालों से पेयजल की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही उनकी ये परेशानी खत्म होने वाली है। 10 किलोमीटर दूर से कोयल नदी का पानी पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना का काम अंतिम चरण में है। 2013 में गढ़वा नगर परिषद ने 25 करोड़ की लागत से योजना बनाई थी, लेकिन योजना शुरू करने में अधिक वक्त लग गया। अब इस योजना की लागत 42 करोड़ रुपए हो चुकी है। जो है काम तो चालू है। इस शहर में जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर होगी और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सभी माताएं बहन को पानी से निर्हार जल्द से जल्द हो। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के कुंडी गांव में हजारों लोग निवास करते हैं, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां पर न तो अच्छी सड़कें हैं, न स्कूल, न स्वास्थ्य सुविधा। पानी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल भी लोगों को नसीब नहीं होता है और बिजली के नाम पर खंभे जरूर गाड़ दिए गए, लेकिन बिजली आज तक इस गांव में नहीं पहुंची। ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी गुहार अनसुनी है। यहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, जो यहाँ मतलब कि जागरूकता नहीं है। स्कूल भवन के बारे में मतलब स्कूल बना है, टूटा फूटा स्कूल है, बहुत जर्जर स्कूल है। यहाँ कोई शिक्षक नहीं आती है पढ़ाने के लिए और यहाँ 8 क्लास तक स्कूल है और इस स्कूल में एक ही शिक्षक है और 8 क्लास तक है, तो क्या एक शिक्षक से 8 क्लास तक पढ़ाई हो सकता है? अब बीमार पड़ गया और घर में ले मालिक से तम चल गए, 1 दिन के बीमारी में तो यहाँ पर को नहीं देखे सुने वाला कौन है। पहाड़ पखल है, गाड़ी ना वो है, पूरा गहीर है, कजो शहर है तो वही लिए ना वो। कभी महाजनी प्रथा के आंदोलन का गवाह रहा जामताड़ा के कंचन बेड़ा गांव की ओर जाने वाली सड़क वर्षों बाद भी आज तक नहीं बन सकी। गुरुजी समेत कई आंदोलनकारियों का गवाह रहे इस आदिवासी बहुल गांव में जाने के लिए लोगों को पथरीली सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क की स्थिति इतनी बदतर है कि जरा सी चूक हुई नहीं कि लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। लोगों को इससे भारी परेशानी हो रही है और लोग प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पाए लगे गलो उल्टे गेले रक्त बिराबेक ना पत्थर आछे नेता तो हमरा बोले बोले थके गेलो। जब से हम लोग स्कूल में आए ना तब से ऐसे नहीं देखे, हम 10-12 साल से ऐसे नहीं है। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? और आने जाने वाला का रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये गांव कंचनबेड़ा गांव में गुरुजी से क्या संबंध? यहीं से तो आंदोलन स्टार्ट किए थे कंचनबेड़ा से। सड़क की हालत पर स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी बहाना बनाते हुए ही नजर आए। उन्होंने सड़क नहीं बनने के लिए एक स्थानीय नेता को जिम्मेवार ठहरा दिया। जिसका पैसा भाजपा ने खाया है, भाजपा ने लूटा है, उसी का पैंच है, इसी कारण बन नहीं पा रहा सड़क। मैं हाईकोर्ट गया हुआ, बहुत जल्द मामला जब ठीक हो जाएगा, आदेश आएगा तो वो सड़क बन जाएगा।
देवघर नगर निगम की ओर से दुकानदारों के बीच ट्रेड यूनियन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस के अनुसार ही दुकान खोलने की हिदायत दी गई। नगर निगम की टीम ने देवघर के मीना बाजार में दुकानदारों के यहां छापेमारी की और वैसे सभी दुकानदारों को फॉर्म देकर ट्रेड लाइसेंस बनाया गया जो अब तक गैर लाइसेंसी रहे थे। म्युनिसिपल एक्ट है 2011, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टैक्स चोरी कानूनन अपराध है। इसमें राजस्व की भी हानि होती है और दुकानदारों को भी दिक्कत है। अगर वो टैक्स चोरी कर रहे हैं तो हम लोग म्युनिसिपल एक्ट 2011 के 455 धारा के तहत उन पर नोटिस करेंगे। अगर नहीं कराते हैं तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, दुकान भी सीज किया जाएगा। शुभ नाम और पद बताएंगे। मोहित मिश्रा, टीम लीडर। जमशेदपुर के अविनाश दुगर ने शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जिसमें उन्होंने 11 ऐसे स्पेशल लोगों को रखा है जो मूक बधिर हैं। इसमें से 10 लोग न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ सुन सकता है। ये सभी लोग रेस्टोरेंट का सारा खाना बनाने से लेकर सर्व करने तक का काम करते हैं। अविनाश बताते हैं कि वो बहुत सारे हैंडमेड चीजें भी बनाते हैं ताकि लोग लोकल टैलेंट को प्लेटफॉर्म के जरिए जान सकें। पीएम मोदी आज देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से बात करने वाले हैं। जी हां, खिलाड़ियों से पीएम मोदी की बातचीत वर्चुअल मोड में होगी। पीएम मोदी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पीएम मोदी झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी के माता पिता से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। दीपिका के माता पिता ने कहा कि इससे पहले जब दीपिका को पद्मश्री मिला था तो उस समय भी उन्होंने पीएम को बहुत नजदीक से देखा और उस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पुरस्कार दिया था। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो ने खुशी जाहिर की कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करने वाले हैं। साईं है, साईं जहाँ खेल होता है वहाँ का अधिकारी लोगों ने सूचना दी है कि आपका 4 बजे मतलब नरेंद्र मोदी से लैब में बात होगी और मुझे ये सुनकर के भी बहुत खुशी लग रही है। और बेटी जो गोल्ड मेडल ट्रिपल जीती है उसका डबल खुशी है और ये हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या पूरा मुझे विश्वास है कि मेरे बेटी गोल्ड मेडल और दामाद दोनों जरूर लाएंगे। मतलब एक बार हम लोग जब पद्मश्री मिला था तो उनसे भेंट हुई थी, दिल्ली में बात हुआ था और प्रणब मुखर्जी भी थे, अभी गुजर चुके वो। और नरेंद्र मोदी से भी बात तो नहीं हुई थी पर हम लोग मतलब पास में ही थे, राउंड मार रहे थे। लेकिन अब ये सेकंड बार है जो कि हम लोग उनसे बात करेंगे और ये हम लोग का मौका मिला है कि बेटी थ्रू की उनसे हम बात कर सकें। संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने के लिए झारखंड में एक नई पहल की गई है। कोरोना संकट में जब बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बंद हैं तो संस्कृति भारती संस्था की ओर से ऑनलाइन शिक्षा के तहत 10 दिनों की ये विशेष शिक्षा दी जा रही है। 12 से लेकर 21 जुलाई तक संस्कृत के इस ऑनलाइन कक्षा में करीब 1,500 छात्र शामिल होंगे। आज की तारीख में जब हाई प्रोफाइल लाइफ के लिए समाज इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा के पीछे भाग रहा है, तब झारखंड में दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत को संस्कार और संस्कृति से जोड़े रहने की नई पहल की गई है। संस्कृत भारती संस्थान ने वैदिक काल और गुरुकुल की तरह संस्कृत को एक बार फिर से बोलचाल की भाषा बनाने का बीड़ा उठाया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। 12 से 21 जुलाई तक संस्कृत बोलो अभियान के तहत 1543 लोगों ने निबंधन कराया है, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों से लेकर डॉक्टर, शिक्षक, वकील और रिटायर्ड सरकारी सेवक भी शामिल हैं। इन लोगों को 12 ग्रुप में बांटा गया है और हर दिन 3 कक्षा संचालित हो रही है। यह जो अभियान है सरल संस्कृत संभाषण अभियान, यह सर्वजन स्पर्शी है। इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वह भी इसमें इस वर्ग में भाग लेकर निःशुल्क संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। संस्कृत भारती संस्था भारत समेत दुनिया भर के 22 देशों में संस्कृत को प्रचारित करती है और 2013 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुका है।
इस संस्थान से जुड़े लोगों का मानना है कि आज भी समाज का संस्कृत से लगाव कम नहीं हुआ, बस उसे व्यवहार में लाने की जरूरत है ताकि इस प्राचीन भाषा को एक बार फिर से बोलचाल की भाषा के तौर पर स्थापित किया जा सके। 10 दिन में हम लोग 2 घंटा प्रतिदिन समय लगाकर और कहिए कि 20 घंटे में संस्कृत सामान्य बोलचाल सिखा देते हैं और उसके बाद फिर आगे जो जानना चाहते हैं वो आगे देखते हैं और इसी रूप में संस्कृत को बोलचाल की भाषा हम बनाने के लिए लगे हुए हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। वेदों में इसका साफ तौर पर उल्लेख भी है, पर आज संस्कृत भाषा को लोग भूल रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं और इसी दूरी को पाटने की कोशिश संस्कृत भारती की इस नई पहल में दिखती है। जरूरत है संस्कृत के साथ जुड़ने और इस प्राचीन भाषा को वर्तमान की भाषा बनाने की। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। अच्छी बात यह है कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बन चुकी है और टीकाकरण को गति देने के लिए उसकी सप्लाई भी राज्यों को तेजी से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर कि अब भी लोगों को यह समझाना पड़ रहा है कि टीका ही कोविड से बचाव का इकलौता सबसे प्रभावी तरीका है, जबकि सच यही है। कोरोना के खौफ से लोग उबरने लगे हैं। सड़कों और बाजारों में उमड़ती भीड़ बता रही है कि लोग किस तरह कोरोना के दिए जख्मों को भुलाकर अब लापरवाह हो रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही हाल रहा तो कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक देने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के तमाम राज्यों में कोरोना को मात देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां लोगों को अभी भी ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और इससे बचाव का बस वैक्सीनेशन ही तरीका है। बिहार भी उन राज्यों में से एक है जहां अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीते रोज इसी कड़ी में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों ने शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया। कई दिनों तक चलाए गए इस अभियान में शिक्षा विभाग के कर्मियों ने शहर के लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए और लोगों से जल्द टीका लेने की अपील की। कोरोना थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और कोरोना से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। और इसलिए लोगों से मेरा यानी ये है अपील है, अनुरोध है कि सबको से अपने परिवार में, अपने समाज में सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से जलाना सुनिश्चित करें। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के सिर्फ एक ही हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है बिहार के लोग इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नवादा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।